हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन परीक्षा पे। इस चैनल पर पर्यावरण की पूर्वावलोकन पर्यावरण की एक सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। ये पार्ट 2 है। शायद 31 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था उस पहले वाले वीडियो में। तो आज उसके आगे देखना चालू करते हैं। तो उसके आगे का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मतलब जो 1992 में जो आयोजन हुआ था 1992 में, ठीक। इसी को ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता था। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका उत्तर बी होगा, रियो में, ठीक। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, जैसे कि अभी बताए थे आप लोगों को कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर समाचार में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है, ठीक। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियलीय बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो जैसा कि ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, इसका पहला सही हो जाएगा। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो इसका आमतौर पर समाचार में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक। इसका पहला सही हो जाएगा। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। जो रियो डी जेनेरियो में जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। उसी के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2012 में ये सम्मेलन हुआ था, इसी के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसमें आगे देखते हैं। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। 2002 में जोहानसबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हमारा हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था ब्राज़ील में। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो मतलब कि +5 मतलब कि 97 में आयोजित हुआ था। तो इसका डी सही हो जाएगा, +5, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में, ये जो 1997 हुआ था ये न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन हुआ था, न्यूयॉर्क के अमेरिका में, ठीक। 1992 वाला ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके +5 1997 वाला, जैसा कि ये क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में हुआ था। और उसके बाद से 2002 वाला जोहानसबर्ग में हुआ था। उसके बाद 2012 वाला फिर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो 1992 वाला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। तो उसी को +5 के नाम से इसको भी
पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 की बात 1992 में की गई थी। तो यही एजेंडा 21 का क्रियान्वयन कितना हुआ है, यही 5 साल बाद इसकी समीक्षा की गई थी 1997 वाले में, जो इसमें हुआ था जोहानसबर्ग में, ठीक, अरे सॉरी न्यूयॉर्क में हुआ था। 1997 के जो न्यूयॉर्क में हुआ था, उस समीक्षा हो रही थी कि एजेंडा 21 जो 1992 के रियो डी जेनेरियो में लागू हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर सी वांट। इसका शीर्षक था द फ्यूचर सी वांट। इसका पहला सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन में घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर सी वांट था। इस मसौदे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2012 जो था, ये इसमें बहुत से मसौदों पे हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसी में से एक है जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था, ठीक। तो अगर ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण किस पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, तो 2012 के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था सम्मेलन, उसी में ये आएगा। जनसंख्या नियंत्रण आएगा, गरीबी आएगी, गरीबी उन्मूलन आएगा, सतत विकास आएगा, सामाजिक समानता आएगी, ठीक। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। बार बार यही बताया जा रहा है, 1992 में, ठीक। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही की भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संकरण में सहायता देने के संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। तो ये जो इसके आगे वाला हमने बताया था आप लोगों को कि हाँ, इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इसी में एक ऐड और कर लीजिए आप लोग, हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, ठीक। ये भी इसी में आया था 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, वो भी उसी में, हरित अर्थव्यवस्था भी उसी में आया। तो यही क्वेश्चन है कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी, तुमने बताया कि 2012 में आया था, तो जोहानसबर्ग 2002 ये होगा नहीं, जोहानसबर्ग 2002 ये होगा नहीं, पेरिस में 2015 ये होगा नहीं, दिल्ली में 2016 ये होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन बी वाला होगा। रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया, ठीक। मतलब हरित अर्थव्यवस्था, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, ये सब 2012 में जो रियो +20 का सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें सब हैं, आएंगे। संयुक्त राष्ट्र अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ये नीरी जो है, इसकी स्थापना, एक मिनट, हाँ, ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो अवस्थित है, ये अवस्थित है नागपुर में। ये नागपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1900
1958 में हुई थी। ठीक, 1958 में। ये पेन चल नहीं रहा सही से, आप लोग देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है, ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अधीन कार्य करता है। तो इसमें तीन टॉपिक हो गए कि ये कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और ये किसके अधीन आता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ, फिर वही क्वेश्चन है, 1958 नागपुर में। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य थे। पहले का होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसकी वर्तमान में कौन है। ठीक, NES, एक मिनट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, करंट में कौन है। ठीक, NE से क्या से है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक, नेशनल, इसका पूरा नाम NEAA है, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय अथॉरिटी। ठीक, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। NEA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका गठन NEA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। तो ये इसका पूरा नाम NEA का पूरा नाम है NEAA। ठीक, इसका विकल्प भी सही होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। ये जिनेवा होगा, इसका पहला ए सही होगा पहला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। इसका मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। इसका सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फिर वही क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही है। EPA का पूर्ण रूप है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका सी वाला सही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का पूर्ण रूप है। EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की
यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संयुक्त संघीय एजेंसी है, संघीय एजेंसी है। ठीक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। इसका पहला हो जाएगा, पहला। ठीक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको जाने दीजिए, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। 3-4 अधिनियम और देख लेते हैं। जैसे एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1972 में हुई थी। और जल संरक्षण अधिनियम 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रख लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 4-5 फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखिएगा। 4-5 हैं, यही बार बार पूछता रहता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। ठीक। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान, इसका दूसरा नाम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम छाता विधान, इसको छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन में के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये भी पूछता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1986। फिर वही क्वेश्चन है, 1986। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? फिर 1986, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? इसका भी 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। सी इसका ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। जेनेटिक एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं, अनुवांशिक इंजीनियर आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। इसका नाम बदल के अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रख दिया गया। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? मतलब पर्यावरण को संतुलन बनाना है तो वन नीति ये भी होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तो है ही। औद्योगिक नीति, उद्योगों के लिए नीति और शिक्षा नीति। ठीक, तो इसका मतलब ये चारों विकल्प सही हैं, सभी चारों।
पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ये जो अभी हम लोगों ने एक पहले क्वेश्चन पढ़ा था NEAA, इसी के स्थान पर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ये CNEE के स्थान पर। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित मामलों का निपटारा किया जाता है। ये जो नेशनल इन्वायरमेंट अपीली अथॉरिटी थी, इसी के स्थान पर ये आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये NEAA के स्थान पर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका भी एक सही हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। तो इसका C विकल्प सही हो जाएगा। स्वच्छ विकास युक्ति CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर 1 के विकसित देश और गैर एनेक्जर 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है, उसका C विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। तो इसका विकल्प A सही होगा। ठीक, मतलब कि ये पहला वाला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन, मतलब NGT का जो गठन हुआ था, इसी के तहत हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CB से भिन्न है? NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि CB का गठन भारत सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। ये गलत है, पहला गलत है। NGT पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। यही B वाला सही है, दूसरा नंबर सही है। ठीक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक गठन है, संविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। नीचे दिए गए वाक्यांश दिए गए। प्रकृति वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। इसका पहला कथन सही होगा। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जल प्रिय का मतलब जिन पौधों को जल की आवश्यकता होती है, जल से वो मित्रवत रहते हैं, तो इसलिए ये पहला भी सही है, आर भी सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। मतलब पहला क्वेश्चन पहला वाला सही है। ठीक, पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी हैं जो परिवर्तित हो रही हैं। जल प्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण हो लगता है। मतलब जिस पौधों को जल की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है कि अगर जल नहीं रहेगा तो सूख जाएंगे या मुरझा जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क 1991 से दिया जा रहा है। इको मार्क 1991 से दिया जा रहा है। तो ये पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको दिया जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इसका भी बी वाला सही हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। ठीक, इसका भी इको मार्क होगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं, इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि स्प्रिंग है जो इसको बहुत कस कर पकड़ना पड़ता है, तो इसलिए रेचल कार्सन, ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिका जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए। अगर संतुलित विकास करना है तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण पर काबू पाना होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये भी ठीक है। इसका डी विकल्प सही होगा। ठीक, अति नगरीकरण और औद्योगिक संतुलित विकास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। हरित विकास का लेखक कौन है? हरित विकास का लेखक कौन है? W.M. एडम्स। हरित विकास के लेखक W.M. एडम्स है। प्राकृतिक कृषि का अनुवेशक है मासानोबु फुकुओका। ये जापान की किसान एवं दार्शनिक थे। ठीक, इसके आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने लॉन्च किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था। इसमें कुछ ऐसा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने युवा वर्ग, जैसे 22-23 साल 24 साल के युवाओं को इकट्ठा किया और एक संगठन बनाया और ये बताया कि देश में अलग अलग जगह जाके आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित बातों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था ग्रीन आर्मी। अब शायद ग्रीन आर्मी बंद भी कर दिया गया है।
20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? राजनीतिक एवं विकास इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीतिक एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। पलाची माला जो के पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है पलाची माला। इसमें केरल में पर्यावरण की अपार क्षति के लिए मतलब कोको कोला की फैक्ट्री जो थी वो वहीं केरल में स्थापित हो गई थी, तो इसी के कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होने लगा था। तो वहाँ के नज़दीकी लोगों ने इसका घोर विरोध किया था, तो इसीलिए ये पलाची माला प्रसिद्ध है। ग्रीन वाश इंगित करता है। ग्रीन वाश वैसे पर्यावरण का झूठा वादा जब कोई करता है तो उसे ग्रीन वाश कहा जाता है। तो ग्रीन वाश इंगित करता है, इसका डी विकल्प हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। मतलब कि झूठा वादा कर रहा है कि ये पर्यावरण के बारे में झूठा वादा कर रहा है, तो इसलिए ये ग्रीन वाश है। ग्रीन वाश इंगित करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी? पंजाब ने आरंभ किया था इजराइल के संबंध से। ठीक, पंजाब ने आरंभ किया था इजराइल के। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को ये शायद करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है 5 जून, आप लोग जानते होंगे 5 जून बहुत चर्चित रहता है ये। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। इसी में यह घोषणा हो गई थी कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन फिर 2 साल बाद 1974 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन में घोषणा हुई, 2 साल बाद प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसका भी विकल्प भी सही होगा 5 जून को। ध्यातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था जैव विविधता। ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना पुराना करेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, ये PDF ये 2 चैप्टर शायद पूरा हो गया है हम लोगों का। अब नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का पार्ट कवर किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।